एलियंस, जिनकी एग्जिस्टेंस पर मोर देन 50% से ज्यादा ह्यूमैनिटी भरोसा करती है, और इन 50% में से 10% लोग ऐसे भी हैं जो इन एलियंस पर डीप रिसर्चेस कर रहे हैं, और उन 10% में से 0.1% लोग ऐसे भी हैं जो इन एलियंस से कभी ना कभी मिल चुके हैं। और उन्हीं में से एक था द मैजेस्टिक 12 ग्रुप, जिसका फॉर्मेशन खुद यूएस गवर्नमेंट ने एलियंस पर रिसर्च करने के लिए किया था। और इस ग्रुप के लीक डॉक्यूमेंट्स ने जो रिवील किया वो आपके सारे लॉजिक्स को हिला कर रख देगा। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज और आप देख रहे हैं द नॉलेज लवर। तो अपने साइंटिफिक माइंड को पूरी तरह से खोल लीजिए और शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। जून 1947 एक सिविलियन पायलट अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो करते हुए कैस्केड माउंटेन रेंज के ऊपर से अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा था। तभी अचानक से उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ डिस्क के आकार वाले ऑब्जेक्ट उसका पीछा कर रहे थे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सारे ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज रफ्तार से ट्रेवल करते हुए गायब हो गए। जब इस इंसिडेंट के बारे में उस पायलट ने अपने हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म किया तो उसके सीनियर्स ने उसकी बात को ये कहकर गलत साबित कर दिया कि उसने जो भी देखा वो बस उसकी आंखों का धोखा था। लेकिन अब आता है इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिसने जन्म दिया उस इवेंट को जिसे शायद ही कोई भूल पाए, द रूसबेल इंसिडेंट। 24 जून 1947 उस पायलट के साथ हुए इंसिडेंट के ठीक कुछ घंटे बाद एक अननोन पर्सन ने यह क्लेम किया कि उसने रूसबेल मिलिट्री एयरबेस से कुछ दूरी पर एक अननोन ऑब्जेक्ट को क्रैश होते हुए देखा है। जब इस बात का पता गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लगा तो उन्होंने इस क्लेम को सीधे तौर पर नकार दिया। लेकिन इस क्लेम की सच्चाई को गहराई से जानने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने एक रिसर्च टीम को क्लेम्ड साइट पर रिसर्च करने के लिए भेजा। 8 जुलाई 1947 रूसबेल मिलिट्री ऑफिशियल्स ने न्यूज़पेपर पर यह पब्लिश किया कि उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर को क्रैश साइट से डिस्कवर किया है। July 8, 1947, the Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. देखते ही देखते ये न्यूज़ पूरे कंट्री में आग की तरह फैलने लगी और हर तरफ सिर्फ इसी इंसिडेंट की बातें हो रही थीं। लेकिन इस न्यूज़ के पब्लिश होने के 24 घंटे के अंदर अंदर RAAF के चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया, जहां उन्होंने बताया कि जिसे वो फ्लाइंग सॉसर समझ रहे थे वो कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं बल्कि सिर्फ एक मिसगाइडेड वेदर बलून था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों ने इस इंसिडेंट को अपने दिमाग से धीरे धीरे करके निकाल दिया। लेकिन क्या सच में रिसर्च के दौरान मिले वो टुकड़े वेदर बलून के थे या फिर नहीं? और इस सब के बीच मैजेस्टिक 12 ग्रुप का आखिर क्या रोल था? और आखिर ये मैजेस्टिक 12 क्या था? MJ-12 यानी मैजेस्टिक 12 एक सीक्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप था जिसका फॉर्मेशन यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने सेक्रेटरी जेम्स फॉरेस्टल के साथ मिलकर ईयर 1947 में किया था, जिसका मेन मोटिव था एलियन टेक्नोलॉजी और एलियन लाइफ पर रिसर्च करना। अब हम वापस से चलते हैं रूसबेल UFO इंसिडेंट की तरफ और जानते हैं कुछ ऐसा जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना या सोचा होगा। 7 जुलाई 1947 मैजेस्टिक 12 के मेंबर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे, तभी अचानक से उनकी नजर पड़ती है एक क्रैश हुए UFO पर, जो कि क्रैश होने के चलते काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। उस एरिया में फर्दर रिसर्च करने पर टीम को वहां से 4 एलियन डेड बॉडीज भी मिली, जो कि क्लाइमेट कंडीशन के चलते काफी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले सारे एविडेंसेस को डिटेल्ड रिसर्च के लिए हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया और अगले दिन यानी 8 जुलाई 1947 को न्यूज़पेपर में ये पब्लिश किया गया कि क्रैश साइट पर रिसर्च टीम ने फ्लाइंग सॉसर को डिस्कवर किया है। लेकिन गवर्नमेंट इस इंसिडेंट को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती थी और इसके चलते 24 घंटे के अंदर अंदर RAAF के चीफ ने अपने स्टेटमेंट को चेंज करते हुए ये बोला कि जिसे वो UFO समझ रहे थे वो बस एक मिसगाइडेड वेदर बलून था। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो के अगले सेगमेंट पर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एलियन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्ड इन मैजेस्टिक 12 डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग 7 जुलाई 1947 को रूसवेल इंसिडेंट में मिले UFO के टुकड़े और साथ ही साथ 4 एलियन डेड बॉडीज को डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया, जहां मेडिकल एक्सपर्ट और मैजेस्टिक 12 के एक मेंबर डॉक्टर ब्रोंक को उन एलियन बॉडीज पर रिसर्च करने के लिए अपॉइंट किया गया। काफी दिनों तक इन एलियन बॉडीज पर रिसर्च करने के बाद डॉक्टर ब्रोंक ने यह कंक्लूड किया कि इन एलियन बॉडीज की अपीयरेंस भले ही इंसानों से मिलती थी, मगर इनकी बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस इंसानों से काफी ज्यादा डिफरेंट थी। डॉक्टर ब्रोंक ने इन एलियन को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटीज नाम दिया क्योंकि उनका मानना था कि ये एलियंस किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आए थे। मैजेस्टिक 12 के एक और मेंबर डॉक्टर मेंजिल को क्रैश साइट पर मिले UFO पर रिसर्च करने के लिए अपॉइंट किया गया। डॉक्टर मेंजिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस UFO के टुकड़ों पर रिसर्च करना शुरू किया। डॉक्टर मेंजिल ने उस UFO के एवियोनिक्स और मटेरियल पर काफी टाइम तक रिसर्च की और उस रिसर्च का जो रिजल्ट आया वो आपको हैरान कर देगा। डॉक्टर मेंजिल के अकॉर्डिंग उस UFO को काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। साथ ही साथ वो UFO जिस मटेरियल से बना हुआ था उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज अर्थ पर मौजूद मटेरियल से काफी ज्यादा डिफरेंट थी। वो मटेरियल भले ही काफी ज्यादा लाइट वेट था, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। UFO के डैमेज होने के चलते डॉक्टर मेंजिल उस UFO के एविएशन यानी उड़ने के तरीके को नहीं समझ पाए, लेकिन उस UFO पर की गई अपनी रिसर्च से डॉक्टर मेंजिल ने यह कंक्लूड किया कि वो UFO अर्थ से काफी दूर किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आया था और प्रोपल्शन यूनिट के खराब होने के चलते वो UFO क्रैश हो गया। 6 दिसंबर 1950 एक अननोन ऑब्जेक्ट के टेक्सास मैक्सिकन बॉर्डर के रीजन पर क्रैश होने की न्यूज आती है और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद रिसर्च टीम उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेती है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्च टीम को वहां UFO के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन वो UFO इतने हाई स्पीड से क्रैश हुआ था जिसके चलते लगभग सारी चीजें जलकर राख हो चुकी थी। काफी टाइम तक चली इन्वेस्टिगेशन के दौरान टीम को जो एविडेंसेस मिले उन्होंने उस सब को एक साथ कलेक्ट करके सैंडिया में मौजूद AEC फैसिलिटी में फर्दर रिसर्च के लिए भेज दिया और हर बार की तरह गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इस इंसिडेंट को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा और आम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज। रूसवेल इंसिडेंट के टाइम पर मिली 4 एलियन बॉडीज को जब रिसर्च के लिए मैजेस्टिक 12 के मेंबर डॉक्टर ब्रोंक के पास भेजा गया तो डॉक्टर ब्रोंक ने उन एलियंस को उनके फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया, जिनके बारे में अब हम एक एक करके समझते हैं। ग्रुप 1 एंटिटीज। ये एंटिटीज इंसानों से काफी ज्यादा सिमिलर थी। इनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 5 फीट के आसपास थी। बात करें इनके वेट की तो इनका वेट अप्रोक्सीमेटली 35 से 45 kg के आसपास था। ग्रुप 1 एंटिटीज का क्रेनियम यानी हेड वाला हिस्सा इंसानों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा था, जो कि कहीं ना कहीं इनके एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस का रीजन था। इनकी बॉडी का कलर पेल येलो था, जिस पर थिन बॉडी हेयर्स भी प्रेजेंट थे। बात करें इनके हैंड्स की तो इनके हैंड में 4 फिंगर और 1 थंब प्रेजेंट था। ग्रुप 1 एंटिटीज के फेशियल कैरेक्टर्स को देखें तो इनकी आंखें आलमंड शेप की थी, जिसके अंदर प्रेजेंट आइरिस ब्लैक कलर का था। इंसानों के कंपैरिजन में इनकी नोज काफी ज्यादा थिन थी और साथ ही साथ ये एंटिटीज
लिपलेस थी। वेल इन एंटिटीज की डिफंक्ट स्टेट यानी डिकम्पोज होने के चलते डॉक्टर ब्रोंक इनके ब्रेन पर डीप रिसर्च नहीं कर सके। ग्रुप 2 एंटिटीज। ग्रुप 2 एंटिटीज इंसानों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंट थी। इनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 3 फीट 5 इंचेस के आसपास थी। साथ ही साथ इनका वेट अप्रोक्सीमेटली 23 से 30 केजीज के बीच में था। इनकी बॉडी का कलर ब्लूइश ग्रे था, जिस पर ग्रुप 1 एंटिटीज की तरह थिन बॉडी हेयर्स भी प्रेजेंट थे। बात करें इनके हैंड्स की तो इनके हैंड्स में 3 फिंगर्स और 1 थंब प्रेजेंट था। ग्रुप 2 एंटिटीज के फेशियल कैरेक्टर्स को देखें तो इनकी आंखें ग्रुप 1 एंटिटीज से भी काफी ज्यादा बड़ी थी। इनके बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं थे। बात करें इनके हेड की तो इनका क्रेनियम काफी ज्यादा बड़ा और नुकीला था। इस तरह डॉक्टर ब्रोंक ने रूसबेल इंसिडेंट के दौरान मिले एलियंस को डिफरेंशिएट किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट। मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स की माने तो अर्थ पर मेनली 4 टाइप के यूएफओस की साइटिंग्स सबसे ज्यादा होती थी, जिन्हें अब हम डिटेल वे में समझते हैं। नंबर 1, एलिप्टिकल शेप यूएफओ। मैजेस्टिक 12 के मेंबर डॉक्टर मेंजिल के अकॉर्डिंग हमारे प्लेनेट पर सबसे ज्यादा साइटिंग्स इसी यूएफओ की हुआ करती थी। डॉक्टर मेंजिल की माने तो इस यूएफओ का डायमीटर 50 से 300 फीट के बीच होता है। साथ ही साथ इस यूएफओ में किसी भी टाइप की विंडोज प्रेजेंट नहीं होती। बात करें इस यूएफओ के डोम की तो इस यूएफओ के डोम पर रेड और येलो कलर की लाइट्स भी देखने को मिलती हैं। इस यूएफओ में 3 एक्सटेंडेबल लेग्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस यूएफओ को लैंडिंग के दौरान काम आते हैं। नंबर 2, सिगार शेप यूएफओ। डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स की माने तो सिगार शेप यूएफओ की साइटिंग्स काफी ज्यादा रेयर होती हैं, लेकिन तब भी काफी लोगों ने इस यूएफओ को देखने का क्लेम किया है। मैजेस्टिक 12 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस यूएफओ की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2000 फीट के आसपास होती है। साथ ही साथ बात करें इस यूएफओ के थिकनेस की तो इस यूएफओ की थिकनेस 95 से 100 फीट के बीच होती है। इस यूएफओ की स्पीड की बात की जाए तो इस यूएफओ की स्पीड 1000 मील्स पर आवर होती है, जिसे कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो वो कुछ 1600 किलोमीटर पर आवर निकलेगी। नंबर 3, सर्कुलर शेप यूएफओ। सर्कुलर शेप यूएफओ दिखने में एकदम आइसक्रीम कोन की तरह लगता है, जिसका निचला हिस्सा सर्कुलर होता है और ऊपर वाला हिस्सा लंबा और नुकीला होता है। डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स की माने तो सर्कुलर शेप यूएफओ 30 से 40 फीट लॉन्ग होते हैं और इनकी थिकनेस बाकी यूएफओ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। बात करें इस यूएफओ के अपीयरेंस की तो इन यूएफओज में काफी ज्यादा लाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं और इलिप्टिकल शेप यूएफओ की तरह इन यूएफओज में भी लैंडिंग के लिए 3 एक्सटेंडेबल लेग्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 4, ट्रायंगुलर शेप यूएफओ। इस यूएफओ के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इन यूएफओज का स्ट्रक्चर एक ट्रायंगल की तरह होता है। डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स की माने तो ये यूएफओज लेंथ में 300 फीट के आसपास होते हैं। साथ ही साथ बाकी यूएफओज के कंपैरिजन में ये यूएफओज काफी ज्यादा तेज और एडवांस होते हैं। इन यूएफओज के रेयर होने के चलते मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स में इनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। ये थे यूएफओ के वो 4 टाइप जिसका डिस्क्रिप्शन हमें मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि आखिर क्रैश साइट पर मिले लिविंग और डेड एलियन एंटिटीज के साथ क्या किया जाता था। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो के अगले सेगमेंट पर, द आइसोलेशन एंड कस्टडी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज। नंबर 1, लिविंग एलियन एंटिटीज, आइसोलेशन एंड कस्टडी। मैजेस्टिक 12 के मेंबर्स को क्रैश साइट पर अगर कोई लिविंग एलियन मिलता था तो वो उसे अरेस्ट करके सिक्योर लोकेशन पर जल्द से जल्द भेज देते थे। सिक्योर लोकेशन पर पहुंचते ही उन एलियन के स्पेस सूट को उनकी बॉडी से अलग करके एरिया 51 में फर्दर रिसर्च के लिए भेज दिया जाता था। डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रैश साइट पर अगर कोई एलियन इंजर्ड हालत में मिलता तो इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्रैश साइट पर ही किया जाता था। इंजर्ड एलियन का ट्रीटमेंट एक स्पेशल मेडिकल टीम किया करती थी, जिसे कि डॉक्यूमेंट्स में ओपेनिक टीम बोला गया है। मेडिकल टीम के लिए उन एलियंस का ट्रीटमेंट एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम था, क्योंकि उन एलियंस की एनाटॉमी इंसानों से काफी ज्यादा डिफरेंट थी।
वेल इंजर्ड एलियन का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने पर उन एलियंस को सिक्योर लोकेशन पर फर्दर रिसर्च के लिए भेज दिया जाता था। नंबर 2, डेड एलियन एंटिटीज। वेल मैजेस्टिक 12 के मेंबर्स को अगर क्रैश साइट पर डेड एलियंस मिलते थे तो वो उन्हें उनके यूएफओ से निकालकर प्रिजर्वेशन के लिए भेज देते थे। वेल प्रिजर्वेशन प्रोसेस को काफी ज्यादा तेजी से परफॉर्म किया जाता था ताकि डेड एलियन बॉडी वेदर कंडीशन के चलते डिकम्पोज न होने लगे। डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रिजर्वेशन प्रोसेस के दौरान डॉक्टर उन एलियन बॉडी को एक वाटरप्रूफ कंटेनर में रख देते थे। उसके बाद उस कंटेनर के अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल्स को डालकर उसे अच्छी तरह से सील कर दिया जाता था। कंटेनर पर डेट और टाइम को मेंशन करके उन्हें सिक्योर लोकेशन पर भेज दिया जाता था। सिक्योर लोकेशन पर पहुंचते ही उन एलियन बॉडीज को कंटेनर से निकालकर ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता था, जहां उन एलियन बॉडीज के ऑर्गन्स को उनकी बॉडी से निकालकर डीपली एनालाइज किया जाता था। तो इस तरह हमने जाना कि आखिर लिविंग और डेड एलियन एंटिटीज के साथ क्या किया जाता था। लेकिन अब भी एक और क्वेश्चन बचता है कि आखिर एलियन और उनसे रिलेटेड मैटर को किस सिक्योर लोकेशन पर भेजा जाता था। वेल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एलियन रिलेटेड वेपन्स, डिवाइसेस और स्पेस क्राफ्ट को एरिया 51 नामक लोकेशन पर भेजा जाता था। एलियंस के स्पेस सूट और डेड एलियन बॉडीज को ब्लू लैब WP61 नामक लोकेशन पर भेजा जाता था। लिविंग एलियंस को ओपेनिक BBS-01 के हेडक्वार्टर्स में भेजा जाता था। इन सब लोकेशंस के अलावा बिल्डिंग 21 KB सेक्टर 8 नामक एक और लोकेशन थी, जहां एलियन के UFO से मिले प्रिंटेड मैटर, रिकॉर्डिंग्स, मैप और इमेजेस जैसे कई एविडेंसेस को भेजा जाता था। वेल इस तरह हमने मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्राइब सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया। लेकिन क्या मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट एलियन की इंफॉर्मेशन रियल है या फिर ये सिर्फ लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए की गई एक सोची समझी साजिश है? वेल इस बात का पर्दाफाश करते हैं हमारी वीडियो के अगले और आखिरी सेगमेंट में। आर मैजेस्टिक 12 डॉक्यूमेंट्स रियल और जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट? वेल इस वीडियो को देखने के बाद या फिर पहले कभी इस ग्रुप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक समझ बैठे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर में मैं प्रूफ के साथ ये साबित कर दूंगा कि मैजेस्टिक 12 ग्रुप और उनके डॉक्यूमेंट एक झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अलावा और कुछ भी नहीं थे। वेल चलते हैं समय में थोड़ा पीछे की तरफ। 11 दिसंबर 1984 एक अननोन पर्सन सेंडेरा नामक यूएफओलॉजिस्ट के घर इन डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करता है। यूएफओलॉजिस्ट फ्रिडमैन और विलियम एल मूरे के साथ मिलकर सेंडेरा इन डॉक्यूमेंट्स पर रिसर्च करना शुरू करते हैं और लगभग 2.5 साल तक इन डॉक्यूमेंट्स पर रिसर्च करने पर जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता तो मई 1987 में सेंडेरा इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर देते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के पब्लिक होने के कुछ टाइम बाद ही ये डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं और हर कोई इन डॉक्यूमेंट्स को रियल मानना शुरू कर देता है। इन डॉक्यूमेंट्स के रिलीज होने के कुछ टाइम बाद ही इन डॉक्यूमेंट्स पर रिसर्च की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से फेक थे। वेल जानते हैं उन रीजंस को जिसके चलते रिसर्च टीम ने इन डॉक्यूमेंट्स को फेक साबित कर दिया। नंबर 1, द फेक सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन। वेल मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन के जो सिग्नेचर मौजूद हैं वो बस एक फोटोकॉपी है। वेल डिटेल में जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई को। जब इन्वेस्टिगेटर फिलिप जे क्लास ने अक्टूबर 1947 के टाइम पर प्रेसिडेंट द्वारा वेनेवर बुश को भेजे गए एक मेमो को एनालाइज किया तो उन्हें यह पता चला कि उस मेमो में मौजूद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स में मौजूद सिग्नेचर से एग्जैक्टली सेम थे, जिसे आप अपनी स्क्रीन में खुद भी देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों सिग्नेचर आपस में पूरी तरह से सिमिलर हैं और दो सिग्नेचर आपस में कभी पूरी तरह से सिमिलर नहीं हो सकते। और मैजेस्टिक 12 डॉक्यूमेंट्स के फेक होने का ये एक बहुत बड़ा रीजन था। वेल अब बढ़ते हैं दूसरे एविडेंस की तरफ। नंबर 2, इनएक्यूरेसी इन टाइप राइटिंग टेक्नोलॉजी। वेल मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स को प्रोपोर्शनल फॉन्ट स्टाइल में टाइप किया गया है, जबकि 1940s के टाइम पर
प्रोपोर्शनल फॉन्ट स्टाइल नहीं बल्कि मोनोस्पेस फॉन्ट स्टाइल का यूज किया जाता था। स्क्रीन में दिख रही इमेज के थ्रू आप मोनोस्पेस और प्रोपोर्शनल फॉन्ट के बीच का डिफरेंस साफ देख सकते हैं। जहां मोनोस्पेस फॉन्ट स्टाइल में हर लेटर के बीच में इक्वल स्पेस छोड़ी जाती है, वहीं प्रोपोर्शनल फॉन्ट स्टाइल में लेटर्स के बीच की स्पेस लेटर्स के साइज पर डिपेंड करती है। इन सब के अलावा भी मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स के फेक होने के मल्टीपल रीजंस थे, जैसे कि इन डॉक्यूमेंट्स के पेपर की क्वालिटी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंट थी। साथ ही साथ मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स में काफी सारी मिलिट्री रैंक्स को भी गलत बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल 1947 की बात करने वाले इस डॉक्यूमेंट में नेथन एफ ट्विनिंग को जनरल बताया गया है, जबकि नेथन एफ ट्विनिंग इस डॉक्यूमेंट में बताए गए इंसिडेंट के काफी टाइम बाद यानी 1953 में जाकर परमानेंट जनरल बने थे। ये थे वो रीजन जिसने मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स को गलत साबित कर दिया। मैजेस्टिक 12 के डॉक्यूमेंट्स भले ही फेक थे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस कभी ना खत्म होने वाले यूनिवर्स में इंसानों के अलावा कोई और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय श्री।